लास्ट टॉपिक में अपन ने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी ऑर्गन आते हैं उन सभी ऑर्गन को अपन ने डिटेल से पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल के बाद दूसरा आता है पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती हैं और मनुष्य में कितने प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं तथा इसका क्या क्या कार्य होता है, इन सब का विवरण आज अपन देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि मनुष्य में 3 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। 3 प्रकार की कौन सी? एक लाल ग्रंथि जो अपनी मुख गुहा या बकर कैविटी के अंदर पाई जाती है। दूसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अपनी छोटी आंत्र के ठीक पास में पाई जाती है। और तीसरी है लीवर या यकृत। ये भी छोटी आंत्र के ठीक ऊपर की तरफ पाई जाती हैं। ये तीनों ग्रंथियां मनुष्य में किस प्रकार पाचन को सरल बनाने का कार्य करती है, उन सब का विवरण अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन मनुष्य में पाई जाने वाली या मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि या सलेवरी ग्लैंड। इस ग्रंथि की बात की जाए तो ये अपनी बकल कैविटी के अंदर अपने स्तवण को सिक्रेट करती हैं, या जो भी अपना स्तवण होता है सारा का सारा स्तवण अपनी मुख गुहा के अंदर आता है। तो इसके स्तवण का निर्माण कहाँ पर होता है और किसके माध्यम से यह अपना स्तवण मुख गुहा के अंदर पहुंचाती हैं। तो ये जितने भी प्रकार की लाल ग्रंथियां होती हैं उनसे 2 क्वेश्चन ही पूछने हैं कि इसके द्वारा कितने प्रतिशत लाल या सलाइवा का निर्माण किया जाता है तथा ये अपने सलाइवा को किस प्रकार मुख गुहा या बक्कल कैविटी तक पहुंचाती है। तो ये जो लाल ग्रंथि होती है 3 ग्रंथियों से मिलकर के बनी होती हैं। एक अपने कान के ठीक पास में स्थित होती है जिसको अपन पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ये यहाँ वाला ये गाल होते हैं ना, और कान के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर स्थित होती है जिसे अपन पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। दूसरी ग्रंथि की बात की जाए तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड की बात की जाए तो ये अपने मैक्सिलरी पार्ट के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरी ग्रंथि होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्रंथि की बात की जाए तो ये अपनी जीवा यानी लिंगुअल पार्ट के ठीक नीचे की तरफ स्थित होती है, इसीलिए इसका नाम होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब ये तीनों ग्रंथियां मिलकर के अपने अंदर 100% या 100% सैलाइवा या लाल का निर्माण करती हैं। तो अब देखते हैं किससे कितने प्रतिशत सैलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे पहले चलते हैं पैरोटिड ग्रंथि या कर्णमूल ग्रंथि के पास। तो इससे कौन से 2 क्वेश्चन पूछने कि जो तुम अपने सैलाइवा का फॉर्मेशन करोगे ये फॉर्मेशन किस प्रकार अपने मुख गुहा या बकल कैविटी के पास पहुंचेगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, अपने कान के ठीक नजदीक स्थित होती है, लेकिन अपन अपनी बकल कैविटी यहाँ पर होती है। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में किसी माध्यम की या किसी वाहक की आवश्यकता होती है, तो वो एक प्रकार की नलिका होती है। तो मैंने पूछा कौन सी नलिका है, तो उसने बोला स्टेनसन्स नलिका। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्तवण होगा वो एक नलिका के माध्यम से अपनी बकल कैविटी तक पहुंचाया जाएगा और उस नलिका का नाम होगा स्टेसन नलिका। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसके द्वारा कितने प्रतिशत सैलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा कुल मिलाकर 25% सैलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके। अब देखते हैं दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो इससे भी वही 2 क्वेश्चन फिर से दोहराने हैं कि ये वाला पार्ट होता है कौन सा, मैक्सिलरी पार्ट, तो इसके ठीक पास में स्थित होती है। तो ये अपना स्तवण किस प्रकार मुख गुहा या बकल कैविटी तक पहुंचाती है। तो ये अपना स्तवण एक विशेष प्रकार की नलिका के माध्यम से, ये दिख रही है नलिका ब्लू पेन से या ब्लू मार्कर से बनाई हुई है, जिस नलिका का नाम है वार्टन्स नलिका। तो इस नलिका के माध्यम से ये अपने सैलाइवा का निर्माण करती है और ये जो सैलाइवा होता है इस नलिका के माध्यम से बकल कैविटी तक पहुंचाया जाता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसके द्वारा कितने सैलाइवा को बकल कैविटी तक पहुंचाया जाता है। तो 70% सैलाइवा होता है जो जिसका फॉर्मेशन सब मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है और यही सैलाइवा मुख गुहा या बकल कैविटी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है
कि लाल ग्रंथि के अंदर वो कौन सी ग्रंथि होती है जिसके द्वारा मैक्सिमम या अधिकतम सैलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तीसरी ग्रंथि की बात की जाए तो वो है अधोजीवा या जीवा के ठीक नीचे स्थित ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्रंथि। इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके सैलाइवा का फॉर्मेशन किस प्रकार या किसके माध्यम से मुख गुहा में पहुंचाया जाता है, तो ये भी एक नलिका के माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। उस नलिका का नाम होता है रिविनस डक्ट या नलिका। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन वही कि इसके द्वारा कितने सैलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है, तो इसके द्वारा केवल और केवल 5% सैलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी लाल ग्रंथियां थी जो अपने बकल कैविटी में संपूर्ण सैलाइवा का फॉर्मेशन करती हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये तो नॉर्मल थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि लाल ग्रंथि के अंतर्गत वो कौन सी डक्ट या नलिका होती है जो सबसे लंबी होती है। तो आप ये डायग्राम देख कर बता सकते हो कौन सी नलिका होगी जो सबसे लंबी होगी। वार्टन्स नलिका दिख रही है, ये नलिका है जो सबसे दूर, क्योंकि ये वाली ग्रंथियां सबसे दूर है तो इसको मुख गुहा तक पहुंचना है तो सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे बड़ी नलिका होगी। तो ये सबसे बड़ी नलिका है जिसका नाम है वार्टन्स नलिका। अब दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी नलिका कौन सी है। तो आप देख रहे होंगे कि जीभ के अंदर ही बकल कैविटी होती है, तो ये वाली ग्रंथि है बकल कैविटी के ठीक नजदीक स्थित होती है। तो यहाँ से यहाँ तक रास्ता बहुत कम तय करना पड़ेगा, तो इसके लिए डक्ट भी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। तो ये वाली जो डक्ट है लिविनस डक्ट या लिविनस नलिका, ये सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी नलिका का नाम याद रखना है और सबसे छोटी नलिका का नाम याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सैलाइवा का फॉर्मेशन सब मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा और सबसे कम सैलाइवा का फॉर्मेशन सब लिंगुअल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और एक यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ग्रंथि कान के ठीक पास या अपने गाल के अंदर स्थित होती है, तो वो है कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये होगी सैलाइवा ग्रंथियों के नाम। अब देखते हैं जो ये सैलाइवा होता है जो अपने मुख गुहा में पाया जाता है और भोजन को गीला बना देता है या रस रसा बना देता है, तो इसके पास ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये भोजन को अति सरल घटकों में या रस रसा बना देता है। तो देखते हैं कौन कौन से घटक सैलाइवा में पाए जाते हैं। तो सैलाइवा में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं जिसमें टाइलिन और एमाइलेज पाया जाता है। जो जीवाणुओं का घटक करने वाला या उनका विघटन करने वाला एक विशेष प्रकार का एंजाइम भी पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइसोजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है या उनको नष्ट करने का कार्य करता है। एमाइलेज का बाद में बताऊंगा जब अपन पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। इसके अलावा श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा का काम होता है कि जो भोजन आया है उसको गीला कर देना, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ आयन या लवण भी पाए जाते हैं। कुछ बुक में लवण भी लिखा हुआ है और कुछ बुक में आयन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है समझिएगा। जैसे कि आयन बोला मैंने तो Na+Cl- बाइकार्बोनेट आयन और पोटेशियम आयन। अब क्या करेगा, इतनी केमिस्ट्री आती होगी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ अटैक्ट होता है। ये नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव के साथ अटैक्ट होगा और अटैक्ट होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ये NaCl और यहाँ पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रकार ये आयंस विशेष प्रकार के लवण का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो कुछ बुकों में आयन भी लिखा हुआ है, कुछ बुक में लवण भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यही रीजन होता है। अब पीएच की बात करते हैं क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अपने मुख गुहा में पाए जाने वाली सैलाइवा का पीएच कितना होता है। दूसरा लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि हल्का अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, ठीक है ना। पीएच स्केल का नॉलेज आपको होगा कि 0 से लेकर 14 तक पीएच का मान होता है और एक न्यूट्रल मान होता है 7।
7 से ठीक पहले जितनी भी पीएच आएगी वो सारी की सारी पीएच कैसी होगी, अम्लीय। और 7 के बाद जितनी भी पीएच आएगी वो सारी की सारी पीएच कैसी होगी, क्षारीय। और जो ठीक 7 पे होगी उस पीएच को अपन बोलेंगे उदासीन। तो अभी मैंने पीएच बोली है सलाइवा की, तो 6.8 तो वो अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, अम्लीय होगी और कैसी होगी, हल्की, क्योंकि 7 के ठीक नजदीक है। तो इसीलिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, हल्का अम्लीय, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है वो दे दे प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, दुर्बल अम्लीय, ठीक है ना, हल्का अम्लीय या दुर्बल अम्लीय। तो ये कंप्लीट थी सैलिवरी ग्लैंड या लाल ग्रंथि। अब देखते हैं दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अपन मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं क्योंकि अपन ने देखा था कि ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बहिस्रावी और दूसरी होती है अंतःस्रावी। बहिस्रावी का मैंने बताया था कि इसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावन किया जाता है, और अंतःस्रावी का मैंने बताया था कि जिसके द्वारा हार्मोन का स्रावन किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किसका स्रावन किया जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों के साथ हार्मोन का स्रावन भी किया जाता है। यही कारण है कि अपन अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहिस्रावी ग्रंथि के तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब देखते हैं बहिस्रावी है तो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होगी जिसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावन किया जाएगा, ठीक है। तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं को अपन एसिनाई कोशिकाएं कहेंगे, और इन कोशिकाओं के द्वारा जिस पदार्थ का स्रावन किया जाएगा वो पदार्थ होगा कौन सा, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस होगा तो इसकी विशेष प्रकार की पीएच भी होगी, तो इसकी पीएच होगी 7.5 से लेकर के 8.3। तो अग्नाशय रस होता है वो क्षारीय पीएच पे काम करेगा या अम्लीय पीएच पे, क्षारीय पीएच होगी इसकी, ठीक है ना, अग्नाशय रस की। फिर देखते हैं अग्नाशय रस है तो इसके अंदर भी कुछ घटक होंगे, कुछ कंटेंट होंगे। कौन कौन से कंटेंट होंगे वो देखेंगे अपन। एक तो देखिए एमाइलेज, टिप्सिन, काइमोटिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये सारे के सारे नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब ये नाम मैं फिर से नहीं बताऊंगा, इनको याद ही करना पड़ेगा और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना बहिस्रावी ग्रंथि के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है, इसके द्वारा किसका स्रावन किया जाता है, उसका पीएच कितना होता है, और इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट या घटक होते हैं। दूसरी बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की या एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक कोशिकाओं का समूह होगा जिसके द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा। तो इन कोशिकाओं के समूह को अपन लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहेंगे। इन दीपिकाओं में कुल 3 प्रकार की कोशिकाएं होगी, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा, ठीक है ना। गामा भी बोलते हैं, डेल्टा भी लिखा हुआ है कुछ बुकों में। अल्फा के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, बीटा के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, और गामा और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेरिन, गेस्टिन और सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन अच्छे से याद रखना है, और ग्लूकागॉन और इंसुलिन को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर अग्नाशय ग्रंथि से कोई क्वेश्चन बनाना होगा तो इंसुलिन से क्वेश्चन 101% बनेगा, और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, क्योंकि ग्लूकागॉन और इंसुलिन मिलकर के अपने ब्लड के अंदर शुगर का लेवल डिसाइड करता है। अगर इन दोनों में से किसी भी घटक की कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है
तो अपन को डायबिटीज हो जाता है या मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसीलिए ये दोनों हार्मोन अपने शरीर में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कौन सा हार्मोन ग्लूकोज लेवल को कम करेगा और कौन सा बढ़ाएगा, इसका डिस्कशन अपन अंतःस्रावी तंत्र जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही आपको याद रखना है। ओके, तो ये था अपना लाल ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब बात करेंगे यकृत ग्रंथि की। अपन पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने दो ग्रंथियों का अध्ययन किया था, जिसके अंदर लाल ग्रंथि तथा अग्नाशय या पेंक्रियास ग्लैंड को अपन ने कंप्लीट किया था। अभी तीसरी ग्रंथि की बात करेंगे, जिसका नाम है यकृत ग्रंथि या लीवर ग्रंथि। यकृत ग्रंथि या लीवर ग्रंथि की बात करें तो आप इस ग्रंथि को इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, तो आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा भाग है इसका और एक बड़ा भाग है। इस बड़े भाग को अपन राइट रोप या दाया पाली कहते हैं। जो छोटी पाली है उसको अपन ने लेफ्ट रोप नाम दिया। ध्यान से देखिएगा, इस राइट रोप से एक नलिका नुमी संरचना निकलती है। इस नलिका नुमी संरचना के एक सिरे पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है हरे रंग की, उसे अपन पित्ताशय कहते हैं या गाल ब्लैडर कहते हैं। यकृत से जो नलिका निकलती है उसे यकृत वाहिनी या हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। इस पित्ताशय से जो नलिका निकलती है उसे पित्ताशय वाहिनी या बाइल डक्ट कहते हैं। एक स्थान आता है जहां पर पित्ताशय वाहिनी और यकृत वाहिनी आपस में मिल जाती हैं, तब वह एक कॉमन डक्ट का निर्माण करती हैं, जिसे सामान्य पीत वाहिनी या कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोरोडक्टस कहते हैं। जो ये सामान्य पीत वाहिनी है आगे जाकर छोटी आंत्र के ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग में खुलेगी। इस ग्रहणी भाग के अंदर एक अवरोधनी होती है जिसे ओडी की अवरोधनी कहते हैं। ये ओडी की अवरोधनी यहाँ से आने वाले पीत रस तथा अग्नाशय से आने वाले अग्नाशय रस का नियंत्रण करती हैं। ओके, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर इस यकृत के अंदर कुछ कोटल नुमा या कटोरी नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसे यकृत कोटलियां कहते हैं। ये रेड मार्कर से बनाई हुई कोटी नुमा या कटोरी नुमा संरचना है, जिसे यकृत कोटलियां कहते हैं। इस यकृत कोटलियों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कूपर कोशिकाएं, नाम अच्छे से याद रखना, कूपर कोशिकाएं कहते हैं। ये कूपर कोशिकाएं महाभक्षकाणु प्रकार की होती हैं। महाभक्षाणु मतलब किसी का भी भक्षण करने वाली। तो ये भी कूपर कोशिकाएं किसी विशेष संरचना का भक्षण करती हैं। किसका भक्षण करेगी? अपने शरीर में पाए जाने वाली मृत आरबीसी का भक्षण या मृत रक्ताणुओं का भक्षण। जो मर चुकी है रक्ताणु, उसका भक्षण करके या उसको खाने का काम करेगी। इसीलिए ये ब्लड को प्यूरिफाई या अपने रक्त का शुद्धिकरण करती है, क्योंकि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी मृत अवशेष होते हैं, जैसे आरबीसी, उनको खा जाती हैं, जिसके कारण रक्त शुद्ध हो जाता है। तो रक्त के शुद्धिकरण में कूपर कोशिकाओं का मुख्य योगदान है। और बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन सबका फेमस है कि कूपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो ये कूपर कोशिकाएं केवल और केवल यकृत में पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है ना? तो अच्छे से याद रखना कूपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, ये डायग्राम आई होप समझ आ गया होगा। अब कुछ बेसिक पॉइंट है जो यकृत के, उनको भी डिस्कस कर देते हैं। पहला है, यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, क्योंकि इसका वेट होता है बाकी वाले ग्रंथियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसका वेट लगभग 1.2 से
1.5 kg तक होता है, यानी 1.5 kg तक हो सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे से ये पॉइंट भी याद रखना। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम बताइए मनुष्य के अंदर, तो वो रीवल ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है जो ये यकृत है, इस यकृत का निर्माण कुछ पालिकाओं के द्वारा होता है। क्या होता है कि यहाँ पर एक पाली, दूसरी पाली, ऐसे पूरे यकृत के अंदर छोटी छोटी पालियां होती हैं, जिसे यकृत पालियां कहते हैं। यह यकृत पालियां ही इस लीवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, क्योंकि जितने भी काम होते हैं सारे के सारे इन यकृत पालिकाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए अच्छे से याद रखना, यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इन यकृत पालिकाओं का निर्माण किससे होता है, तो इन यकृत पालिकाओं का निर्माण यकृत कोशिकाओं के द्वारा, जिसे हेपेटोसाइट कहते हैं। तो अब एक डाउट बन जाता है, तो सर यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हेपेटोसाइट को कहना चाहिए था, अपन यकृत पालिकाओं को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर है, जो समस्त क्रिया कर सके, वो समस्त क्रिया करने के लिए हेपेटोसाइट उत्तरदायी नहीं होती है। ये हेपेटिक रोग ही उत्तरदायी होता है, या यकृत पालिका ही समस्त कार्य कर सकती है। तो हमेशा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई उसी को कहेंगे जो समस्त कार्य कर सके। तो यहाँ पर यकृत पालिकाएं ही समस्त कार्य कर सकती है। कुछ बुकों में हेपेटोसाइट भी लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए निम्न में से यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, और ऑप्शन में मान लीजिए आपके पास यकृत पालिकाएं नहीं है, तो आपको यकृत कोशिका ही लगानी है। और अगर दोनों ऑप्शन है तो एक लगाना है आपको, तो आप क्या लगाओगे? हेपेटिक रोग ही लगाओगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट, यकृत के अंदर पाए जाने वाली शिराएं, धमनी तथा पीतवाहिनी मिलकर के एक त्रिक का निर्माण करता है। त्रिक यानी 3 रास्तों का निर्माण करता है। एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, और एक मान लीजिए आप यहाँ से आ गया। तो एक प्रकार से ये 3 रास्ते हो गए। तो इसको ये वाली हो गई मान लीजिए धमनी, ये शिरा और ये पीतवाहिनी। तो ये तीनों मिलकर के एक त्रिक का निर्माण करते हैं, जिसे यकृत निवाहिका त्रिक कहते हैं। अच्छे से याद रखना, यकृत निवाहिका त्रिक किसके द्वारा निर्मित होता है, तो धमनी, शिरा और पीतवाहिनी के द्वारा। शिरा और धमनी क्या होती है ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब। और पीतवाहिनी क्या है अभी समझा दिया मैंने आपको, यही कॉमन बाइल डक्ट। ओके, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपको आई होप। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, यकृत के कार्य। ये वाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला यकृत का काम है कि अपने शरीर में पीत रस का निर्माण करना। जो ये पीत रस होता है हल्का सा क्षारीय होता है और पीले हरे रंग का होता है, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर पिगमेंट या कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो इसके अंदर पीत लवण, पीत वर्णक, मुख्य रूप से इन दोनों को अच्छे से याद रखना, पीत लवण और पीत वर्णक, ठीक है। बाकी वाले नाम याद नहीं होंगे तो अभी चलेगा, 2 अच्छे से याद रखना। पीत लवण और पीत वर्णक मुख्य रूप से पीत रस के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीत रस को वास्तविक रस नहीं माना जाता है। तो वास्तविक रस क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। जब किसी रस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है तो उसे वास्तविक रस नहीं कहा जा सकता। तो यही रीज़न है कि पीत रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे वास्तविक रस नहीं कहते हैं। ओके, इसके अलावा ये पीत रस हो गया कंप्लीट, इसके पिगमेंट हो गए, पीएच बता दी मैंने आपको। अब कार्य, ये पीत रस तो बन गया, अब इसका कार्य क्या होता है? पहला तो काम है वसा का पाइसीकरण करना, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। कैसे तोड़ेगा, किस प्रकार इसको विभाजित करेगा, वो सारा का सारा अपन देखेंगे जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म देखेंगे, तब इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया पीत रस का निर्माण भी
यकृत के द्वारा किया जाता है। इसकी पीएच याद रखना, इसके घटक कौन कौन से वो याद रखना तथा इसका कार्य याद रखना। अब मैंने बोला था एक पीत वर्णक, तो कौन कौन से पीत वर्णक पीत रस के अंदर पाए जाते हैं अच्छे से याद रखना। एक तो होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इन दोनों पीत रसों का निर्माण रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा या हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। ठीक है, याद रखना बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पीत वर्णकों का निर्माण हीमोग्लोबिन के विघटन, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है जब ये टूटेगा तो इसके टूटने से ही बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया। अब दूसरा है कार्बोहाइड्रेट उपापचय। जितनी भी अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट की उपापचय की क्रिया होती है इन सब का केंद्र अपना यकृत या लीवर होता है। तो ये कौन कौन सी प्रक्रिया होती है वो देखते हैं। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर देखना, बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ बायोलॉजी का, जहाँ पर भी आए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्या होता है बेसिक पॉइंट वो समझिएगा यहाँ पे। इसके अंदर जो जो वर्ड यूज हो रहे हैं उन्हीं वर्डों का मीन बता रहा हूँ मैं। एक तो वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान से देखना, ग्लाइको। ग्लाइको, ओके। एक तो यूज हो रहा है ग्लाइको और एक स्थान पे यूज हुआ है ग्लूको। ठीक है, एक हुआ है जेनेसिस, दूसरा है जेनोलाइसिस, जेनो बस, और एक है नियो। ये ना, अब ध्यान से समझिएगा, मतलब समझिएगा। ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब है निर्माण, और जेनोलाइसिस या ओनली लाइसिस भी वर्ड यूज हो जाए, पूरी बायोलॉजी का बता रहा हूं मैं, तो इसका मतलब होगा विघटन यानी टूटना, और नियो का मतलब होता है नया। तो जैसा बोल रहा है उसी के अंदर, कुछ भी डेफिनेशन इसके अंदर याद नहीं करनी है, बस इन छोटे छोटे मतलबों को समझिए, पूरी बायोलॉजी इजी लगने लगेगी। जैसे कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब निर्माण, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। और ग्लाइकोजन का निर्माण किससे हो रहा है इसमें? ग्लूकोज से। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, दूसरी मैंने बोला ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनोलाइसिस का मतलब क्या बताया मैंने? विघटन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनना या निर्माण होना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का नया निर्माण होता है, और नया निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। सर आपने वहां ग्लूकोज बोला, यहाँ अमीनो अम्ल। नियो मतलब नया। एक्चुअली क्या होता है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज एक दूसरे की फॉर्म होती है, एक दूसरे में कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन जब किसी और घटक से, क्योंकि ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे नया बन रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी घटक से बन रहा है, और वो घटक क्या है? अमीनो अम्ल। ठीक है, समझ गए? यानी नए ग्लाइकोजन, नए ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है किसके द्वारा? अमीनो अम्ल के द्वारा। तो ऐसी प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। लास्ट टर्म पे आते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, नियो मतलब नया बन रहा है, नया मतलब किससे बनेगा?
यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म यानी ग्लूकोज से नहीं बनेगा, किसी अन्य से बनेगा। और जेनेसिस निर्माण यानी लैक्टिक अम्ल से जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है तब इसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, एक बार फिर से चारों टर्म को देखिएगा। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का किससे निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज से निर्माण। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। और किसके माध्यम से हो रहा है, किसमें परिवर्तित होगा, आगे ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का नया निर्माण हो रहा है और किससे होगा, अमीनो अम्ल या प्रोटीन से। ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का नया निर्माण हो रहा है, किससे निर्माण हो रहा है, लैक्टिक अम्ल से, यानी कार्बोहाइड्रेट से नहीं होगा। तो ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट उपापचय प्रक्रिया यकृत के अंदर संपन्न होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूरिया का फॉर्मेशन। एक्चुअली क्या होता है, ये यकृत का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, क्या होता है कि अपनी बॉडी में ये यकृत है, यकृत क्या करता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ आते हैं अमोनिया वाले, ठीक है ना, उन अमोनिया वाले अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अब मान लीजिए कि ये जो अपना यकृत है, अगर ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित नहीं करेगा तो क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे ये मान लीजिए अमीनो अम्ल, उसके बाद यूरिया, और उसके बाद है अपने पास अमोनिया, लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, अमीनो अम्ल की जगह अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब इसमें क्या होता है कि अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त होता है, उसके बाद यूरिया और उसके बाद यूरिक अम्ल। अब जैसे कि आपने बचपन में टैबलेट खाई होगी, टैबलेट का जो खारापन होता है उसको कम करने के लिए आपने देखा होगा क्या करते हैं, जब अपन बच्चे थे तो एक चम्मच ली जाती थी, उस चम्मच के अंदर उस टैबलेट को पानी, ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते थे और उसको पूरा का पूरा उंगली से पूरा पानी के अंदर घोल के फिर अपन को पिलाते थे, जिससे उसकी विषाक्तता थोड़ी सी कम हो जाती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी पानी की रिक्वायरमेंट अमोनिया में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई जीव अमोनिया को उत्सर्जित कर रहा है, अपने शरीर से बाहर त्याग रहा है, तो उसको अपने शरीर से अमोनिया को बाहर त्यागने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी, जल की। यहाँ अपेक्षाकृत कम, लेकिन जल तो चाहिएगा, और यहाँ बहुत कम। तो ये अमोनिया अगर अपने शरीर में आ जाता है तो अपने को बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, नहीं तो अपन में वो विषाक्त प्रभाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे अपना शरीर पूरा का पूरा पीला पड़ने लग जाता है। अगर अपना यकृत काम नहीं करेगा तो अपने अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगेगी, और अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगेगी तो विषाक्तता का प्रभाव अपने शरीर के हर अंग पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण अपना शरीर पीला पड़ने लग जाएगा। क्योंकि जो ये यकृत होता है ये क्या करता है, जितना भी अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण विषाक्तता कम हो जाती है। ठीक है ना, तो यही काम होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है, इसकी विषाक्तता को कम करने के लिए यकृत ऑर्निथ चक्र के द्वारा, ऑर्थिनिन, अच्छे से याद रखना, ऑर्थिनिन चक्र के द्वारा, एक चक्र होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है बहुत बड़ी, जो आपके कोर्स में नहीं है, वैसे इसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बार नीट के अंदर और कुछ पीएमटीज के अंदर, जो स्ट्रीट पीएमटी होती है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑर्निथ कौन से चक्र के द्वारा यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो ऑर्थिनिन चक्र होता है जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में यकृत के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जिससे विषाक्तता का प्रभाव कम देखने को मिलता है। अब यहीं से क्वेश्चन बना गया घुमा के कभी कभी कि मान लीजिए आपके यकृत को मैंने निकाल के, या आपका यकृत खराब हो जाता है, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा।
ये तो श्योर है, यकृत खराब हो गया तो मृत्यु तो श्योर है, लेकिन मृत्यु का कारण क्या होगा? अमोनिया की अधिक सांद्रता का बढ़ जाना, ठीक है। यानी अमोनिया बहुत ज़्यादा अपने शरीर में इकट्ठी हो जाएगी, जिसके कारण उसका विषाक्तता प्रभाव अपने शरीर पर देखने को मिलेगा और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। केवल 3 से 4 घंटे के अंदर ही व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लीवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी बॉडी के लिए। उसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनका संश्लेषण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिप्पेरिन। अब देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या होते हैं। मान लीजिए कि एक दिन मेरा मूड खराब हो गया और मैंने क्या किया, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, एक बड़ा सा लोहे का डंडा लेके आ गया और जैसे ही मैंने लोहे का डंडा आपके हाथ पे मारा, आपके हाथ से ब्लड आने लग गया। ब्लड आने लग गया तो कुछ समय के बाद मैंने देखा, यानी कम से कम 7-8 मिनट के बाद वो ब्लड आना बंद हो गया। यानी ब्लड आना क्यों बंद हो गया? कुछ समय के बाद देखोगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड जम जाता है। तो इस जमने का मुख्य कारण क्या होता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस घटक होते हैं, पहले इनएक्टिव होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे ही बाहर आते हैं ये वाले घटक एक्टिव हो जाते हैं तथा ब्लड का जमाव या क्लोटिंग करने लग जाते हैं। तो ये रुधिर स्कंदक कारक भी कहलाते हैं, यानी ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे रुधिर स्कंदक भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रुधिर स्कंदक के नाम बताइए, तो अच्छे से याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हिप्पेरिन का। ठीक है, मैंने चोट लगाई जिससे रक्त बाहर आ गया और कुछ समय के बाद जम गया। तो क्या अपनी जो शरीर के अंदर जो धमनियां हैं इसके अंदर कभी रक्त नहीं जमता? वह तो कंटिन्यू चलता रहता है एक ही धारा में, लेकिन जमता क्यों नहीं है? जैसे ही चोट लगी बाहर आया जम गया, लेकिन अंदर क्यों नहीं जम पाता? क्योंकि उसके पास एक रुधिर प्रतिस्कंदक कारक होता है जिसे हिप्पेरिन कहते हैं, जो रुधिर को जमने से रोकता है। तो हिप्पेरिन जमने से रोकेगा और ये दोनों जमने देंगे। अच्छे से याद रखना ये दोनों कारकों के नाम, अच्छे से तीनों के, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेंस और हिप्पेरिन। अब देखते हैं पांचों पॉइंट। विटामिन संश्लेषण। यकृत के द्वारा बहुत सारे विटामिन का संश्लेषण और संग्रह भी किया जाता है। तो जिस विटामिन का संग्रह किया जाता है वो है विटामिन ए, संश्लेषण किया जाता है वो है विटामिन ए, और जिनका संग्रह किया जाता है या स्टोर किया जाता है यकृत के अंदर वो है विटामिन डी और B12। याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर देखते हैं रक्त का निर्माण एवं शुद्धिकरण। शुद्धिकरण वाला पॉइंट मैंने बता दिया था कि ऊपर कोशिकाएं क्या करती है, आरबीसी जो मृत हो जाती है उसका भक्षण करती है, जिसके कारण रक्त शुद्ध हो जाता है। अब रक्त का निर्माण क्या होता है, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि रक्त का निर्माण कभी कभी यकृत के द्वारा किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। तो आप कहोगे सर पागल हो गए, ये बता रहे हैं कि रीवर के द्वारा भी रक्त का निर्माण किया जाता है। जी हाँ, रीवर के द्वारा या यकृत के द्वारा भी रक्त का निर्माण किया जाता है, लेकिन कब? जब अपन माँ के गर्भ में होते हैं और अपने अंदर अस्थि मज्जा या बोन मैरो का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है, उस समय रक्त तो अपने लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो उस समय रक्त का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बोन मैरो से पहले यकृत का फॉर्मेशन होता है और उसी यकृत के द्वारा रक्त का निर्माण किया जाता है। तो अच्छे से याद रखना, भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। फिर उसके पश्चात जितना भी रक्त बनता है सारा का सारा बोन मैरो के द्वारा होता है। तो ये कंप्लीट था अपना यकृत। तो इसके कार्य अच्छे से याद रखना है, जिसके अंदर रक्त निर्माण कब होगा, शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन अच्छे से याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, उपापचय, यूरिया का निर्माण कैसे होता है, पीत रस, ये सारे कार्य अच्छे से याद रखना है। और इसकी डायग्राम को अपने दिमाग के अंदर, इस कूपर कोशिकाओं को भी अपने दिमाग के अंदर सेव कर लो, कभी मिटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार ये अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे क्या, पाचन की क्रियाविधि, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए अब तक जितना पढ़ाया है मैंने डाइजेस्टिव के अंदर, एक बार फिर से जाके देख लेना और सारा का सारा रिकॉल कर देना, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वह तभी समझ में आएगा जब आपने
ये वाला पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो एक बार फिर से सारा का सारा रिकॉल करना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अगर आपने पूरा रिकॉल नहीं कर रखा होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा हवा में, ठीक है ना। तो अगले टॉपिक के लिए तैयार रहना और सारी वीडियो अच्छे से देखा करो, क्योंकि आप में से केवल 10 स्टूडेंट हैं जो पूरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है ना। नहीं तो किसी का मूड बना, पहली वीडियो देख ली उसके बाद सीधे 7वीं वीडियो देख ली, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। जो कंटिन्यूटी बनी है पहले चैप्टर से, अगर आपको पढ़ना है तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने सारे बेसिक पॉइंट पहले के अंदर बता दिए। यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अगर आपको सारे टॉपिक समझने हैं तो पहली वीडियो से स्टार्ट करना और जितनी लास्ट तक वीडियो बनी है सारी अच्छे से देखना। ऐसा नहीं कि पहले पीछे वाली देख लेता हूँ फिर आगे वाली, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपनी पाच्य ग्रंथ या डाइजेस्टिव ग्रंथ, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू। कल मिलेंगे फिर से अपन पाचन की क्रियाविधि के साथ। 2 लेक्चर कम से कम लगने चाहिए और पॉसिबल हुआ तो एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।